Jai Hind students, our today's learning objective is हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझा था, जहाँ पर आपने समझा कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने की एक बेहतर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इन्होंने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं हम आपसे। फिर इसके बाद ओसवाल्ड अवेरी आए। इन्होंने भी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन से प्यूरिफाई किया डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। बट साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि ये जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं उस टाइम पर इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, इतनी ये कह लें आप कि इतनी क्लियर कट नहीं थी। वहाँ पर ये डाउट कर रहे थे साइंटिस्ट कि हो सकता है जो डीएनए प्यूरिफाई कर रहे हैं अवेरी एंड हिज कोवर्कर्स, वहाँ पर कुछ अमाउंट में आरएनए या प्रोटीन हो। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो कन्फ्यूज़न है प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स को लेके, आपको पता है कि साइंस की दुनिया में टूल्स और टेक्निक्स हमेशा से एक मतलब ये कह सकते हो आप, टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं ये ब्रेक थ्रू का काम कराते हैं। जब आप कभी भी कोई नई टूल्स या टेक्निक्स को डेवलप करते हो तो एक नई इन्वेंशन कर पाने में आपको आसानी होती है। क्लियर? तो सिमिलरली प्यूरिफिकेशन में इशूज़ थे। प्यूरिफिकेशन यानी कि प्योरिटी ऑफ डीएनए में ये क्वेश्चन मार्क था कि डीएनए प्यूरिफाई जो आपने किया है उसमें हो सकता है आरएनए और प्रोटीन के भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट हो। तो इस कन्फ्यूज़न को नहीं दूर कर पाए अवेरी और फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फर्दर 1952 में हर्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कब स्टूडेंट्स? इन द 1952। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1952 में हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया को ये क्लियरली पता चल गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, क्यों किया गया, आंसर वही सेम है जो आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ और ओसवाल्ड अवेरी में बताते थे। सर्च फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है या फिर प्रोटीन है, डीएनए है या फिर यूँ कहें हम प्रोटीन है, कौन सा मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा। साइंटिस्ट कम्युनिटी अभी तक इस बात को क्लियरिफाई नहीं कर पाई थी। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट को, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को आप लोग किस टर्म में पढ़ते हैं? ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के टर्म में। किस प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स? ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। स्टूडेंट पेशेंस के साथ समझेंगे। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा जाता है और बोर्ड में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन की डेप्थ को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग कि व्हाट वाज द रीज़न व्हाई वी कॉल्ड इट ट्रांसडक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसडक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं डिफाइन अ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, डिफाइन द ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, और स्टूडेंट क्या बता के चले आते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसडक्शन डिफरेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट है। लाइक कि अगर हम बात करें फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा था डीएनए किस फॉर्म में? नेकेड डीएनए के फॉर्म में। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल में भी डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। आपको थोड़ा सा नए टर्म दिख रहे हैं, आप पेशेंस के साथ समझें, आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं इसे समझाऊंगा। क्लियर? क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझें। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया पढ़ा था आप लोगों ने। 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, 3 वेज ऑफ recombination
रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट पे आने से पहले जहाँ से नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट्स ज़रूरी हैं। क्लियर? इस बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद फर्दर हम मूव ऑन करेंगे इस ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल पर। क्लियर? तो ट्रांसडक्शन की मीनिंग आपको इस स्टोरी से समझ में आ जाएगी। पेशेंस के साथ इस 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे जो कहाँ पर हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है? 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये 3 तरीके से हो सकता है, 3 वेज से हो सकता है। इसके 3 पाथ हैं। वो कौन से 3 पाथ हैं, कौन 3 फेनोमेनन हैं रिकॉम्बिनेशन के? फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर? समझ जाएंगे आप लोग ऑब्वियसली। सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन। सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन। थर्ड एंड लास्ट वन इज द कॉन्जुगेशन। थर्ड एंड लास्ट वन इज द कॉन्जुगेशन। स्टूडेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये पोर्शन राइट नहीं करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो क्लास 11th में उन्होंने मेरी क्लास नहीं की है, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन से 3 तरीके हो सकते हैं किसके, रिकॉम्बिनेशन के। तो इसीलिए ये टॉपिक इंटरलिंक है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके थ्रू आप ट्रांसडक्शन समझ जाएंगे जो हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? तो पेशेंस के साथ समझें। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? हम क्या समझ रहे हैं? 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 तरीके से रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। वो कौन से 3 तरीके हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर? व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज गिवन बाय, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे स्टूडेंट्स किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने स्टूडेंट्स? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में। इट वाज गिवन बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसने दिया स्टूडेंट्स इसे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया। ट्रांसडक्शन वाज गिवन बाय द हर्से एंड चेस। किसने दिया स्टूडेंट्स इस फेनोमेनन को, इस एक्सपेरिमेंट को किसने डिस्कवर किया इस फेनोमेनन को? हर्से एंड चेस ने। किसने स्टूडेंट्स? हर्से एंड चेस। हर्से चेस। क्लियर? ये साइंटिस्ट के नाम हैं कि किस साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की। आप याद रख पाएंगे, हर्से एंड चेस ने ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल दिया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट किसने दिया स्टूडेंट्स दुनिया को? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कॉन्जुगेशन फेनोमेनन किसने दिया स्टूडेंट्स दुनिया को? कॉन्जुगेशन फेनोमेनन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट दैट इज व्हाट? एडवर्ड टॉटम। जी हाँ, सिर्फ इतना आप याद रख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। एडवर्ड एंड टॉटम। क्लियर? एडवर्ड एंड टॉटम। कॉन्जुगेशन अभी की क्लास में आपको नहीं समझना है, लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट अभी आपके सिलेबस में हैं। बट कॉन्जुगेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या फिनोमेनन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन में बैक्टीरियल सेल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके से हो सकता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। अब एक चीज़ कॉमन है तीनों में, क्या? कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा कॉन्जुगेशन में भी, ट्रांसडक्शन में भी, ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, बट डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हाउ दे विल ट्रांसफ़र। ध्यान से सुनिए, ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक मटेरियल का कॉन्जुगेशन में, ट्रांसडक्शन में और ट्रांसफॉर्मेशन में। बट द डिफरेंस इज डिफरेंस कहाँ पर है? हाउ द ट्रांसफ़र फेनोमेनन विल अकर। जो ट्रांसफ़र होने का तरीका है वो अलग होगा, जो तरीका है उसी तरीके को हमें समझना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर जब डीएनए एक्सचेंज होगा तो वहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स के बीच में आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। क्लियर? ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन देयर इज अ इंटरेक्शन और यू कैन से फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स?
फिजिकल कांटेक्ट होगा बिटवीन द सेल, फिजिकल कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा बिटवीन द सेल, और फिर फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद में यहाँ पर एक कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, देन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेशन हमेशा एफ फैक्टर कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल में ही होगा। क्लियर? ये डिटेल में हमने क्लास 11th में कवर किया है। आज का अपना टॉपिक ट्रांसडक्शन है, इतना आपके लिए इनफ है कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जुगेशन किसने दिया? एडवर्ड टॉटम ने। यहाँ पर डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में, बट कंसेप्ट इज विद द बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। दो बैक्टीरियल सेल आपस में इस तरीके से, मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट करेंगे, इसे हम बोलेंगे F+, बिकॉज F मीन्स व्हाट? फर्टिलिटी फैक्टर। F स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। यही F फैक्टर कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया का कॉन्जुगल ट्यूब के थ्रू इस एडजेसेंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगला कंसेप्ट आता है आपका ट्रांसडक्शन का। क्लियर? ट्रांसडक्शन में क्या होगा, ध्यान से समझे। ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में डिफरेंस है। स्टूडेंट मैं इसमें इसलिए फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो स्टूडेंट्स लिख के आ जाते हैं हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। एग्जामिनर पूछता है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, तो वो लिख के चले आते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, माइस पे, जबकि ट्रांसडक्शन हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था? T2 बैक्टीरियोफाज में, जहाँ पर इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रांसडक्शन है, यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए किसकी हेल्प से होगा? डीएनए विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से होगा स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है, अभी इसे हम डिटेल में समझेंगे। डोंट वरी, एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। पेशेंस बनाए रखें, भी हम इसे डिटेल में समझेंगे। आपने क्या समझा? ट्रांसडक्शन किसने दिया? हर्से एंड चेज ने दिया। हर्से एंड चेज ने ट्रांसडक्शन जो दिया, तो ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। ट्रांसफ़र हो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से अगर डीएनए का, तो इस फिनोमेनन को हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? हियर ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, हियर ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, जी हाँ, किसका ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स? डीएनए का। किसकी हेल्प से डीएनए का ट्रांसफ़र होगा? द हियर ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, और यू कैन से नेकेड डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन। यहाँ पर किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ किसी बैक्टीरियोफेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो डीएनए का ट्रांसफ़र है वो एज सच नेकेड डीएनए का ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप देखते थे जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स करते थे आर स्ट्रेन के साथ, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता था और मिक्स हो जाता था आर स्ट्रेन के साथ। एज अ रिज़ल्ट आर स्ट्रेन विल बिकम पैथोजेनिक। इज इट क्लियर? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ट्रांसफ़र होगा किसका स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र ऑफ नेकेड डीएनए। ट्रांसफ़र ऑफ नेकेड डीएनए इज़ नोन एज, डीएनए इज़ नोन एज, समझ जाओगे आप, नोन एज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन, इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने क्या सीखा? देयर आर 3 वेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बैक्टीरिया। सर वो कौन से 3 तरीके हैं रिकॉम्बिनेशन के बैक्टीरिया में? फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। किसने दिया सर? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। यहाँ पर क्या होगा? नेकेड डीएनए का ट्रांसफ़र होगा। कैसे डीएनए का स्टूडेंट्स? नेकेड डीएनए का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। सर सेकेंड फिनोमेनन वाज रिकॉम्बिनेशन का कौन सा है? ट्रांसडक्शन। किसने दिया? हर्से एंड चेज ने दिया। कब दिया? 1952 में दिया। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन कब दिया गया था? 1928 में। तो यहाँ पर ये जो हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, ये क्या बताएगा? यहाँ पर जो डीएनए का ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा किसकी हेल्प से होगा? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होगा।
कॉन्जुगेशन में सेल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगी। यहाँ पर एक फैक्टर होता है एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, जो कि कॉन्जुगल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और F प्लस से F माइनस यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर कॉन्जुगल ट्यूब बनाएगा। देन फर्दर DNA का ट्रांसफ़र होगा। अभी आज की क्लास में हम किस पर स्टूडेंट्स फोकस करेंगे? ट्रांसडक्शन पर। किस पर स्टूडेंट्स? ट्रांसडक्शन। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे क्लास 11th के, जिन्हें आपको समझना बेहद ज़रूरी था। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसडक्शन को समझना। क्लियर? तो व्हाट वाज द ट्रांसडक्शन? अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसडक्शन क्या है, क्योंकि आप हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल अगर पूछा जाए, हर्से चेज एक्सपेरिमेंट, बात सेम है। क्लियर? तो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, या फिर यूँ कहें हम पहले तो ट्रांसडक्शन की मीनिंग समझ लें। ये क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम में क्या लिखोगे आप? द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज की जगह आप ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। इजी क्या है? चलिए लिख लेते हैं, ट्रांसफ़र ही। ट्रांसफ़र ऑफ क्योंकि ये जो डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया का डीएनए तो है नहीं, ये वायरस का डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, बैक्टीरियोफेज का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम वन सेल टू another with the help of स्टूडेंट किसकी हेल्प से? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट आप क्या सोच रहे होगे कि सर ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए आपने बताया कि इसकी हेल्प से होगा, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। हमारे सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बैक्टीरियोफेज क्या है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि सर डीएनए तक तो ठीक था, ये फॉरेन डीएनए क्यों लिखा ना? तो इसे समझते हैं। स्टूडेंट ये जो डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बैक्टीरियोफेज से। सर ये बैक्टीरियोफेज नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है? क्लियर? स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज क्या है ये भी समझ लीजिए। आप लोगों को वायरस के बारे में आइडिया है? वायरस का नाम सुना है? जी हाँ, ऑब्वियसली कोविड वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। उसी तरीके से एक वायरस है, कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ से कि बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। बात समझ में आ गई? अब सर ये बैक्टीरियोफेज कैसा वायरस है? बैक्टीरियोफेज जैसे कि वायरस हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। उसी तरीके से एक वायरस का ग्रुप है जिन्हें हम T2 फेज या फिर T इवन फेज वायरसेस बोलते हैं। वो वायरसेस किसे इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। किसे इन्फेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया को। तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले, या फिर यूँ कहें जो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करने वाले वायरसेस हैं, उन वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बात समझ में आ गई? तो बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस विच हैव एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और यू कैन से विच हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनसाइड द बैक्टीरिया। जिनके अंदर ये हुनर है, ये काबिलियत है कि वो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई कर सकें, उन्हें, उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो बैक्टीरियोफेज कोई भी पूछे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि बैक्टीरियोफेज सर वायरसेस हैं। क्या सारे के सारे वायरसेस बैक्टीरियोफेज हैं? जी नहीं। ऐसे वायरसेस विच हैव एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पर अपन बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या है, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पे था, तो हमें पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है? अ वायरस which have ability to
which have ability to infect the which have ability to, कई बुक्स में आप देखोगे वहाँ पर लिखा होगा इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, या फिर आप लिखा होगा मल्टीप्लाई इन द बैक्टीरियल सेल, दोनों बातें ठीक हैं। अ वायरस विच हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई inside the bacterial cell is called bacteriophage। समझ में आ रही है बात? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं विच हैव एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। स्टूडेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर से सुना होगा कि गंगा नदी में कभी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, सुना होगा? जी हाँ, सभी ने सुना होगा कि गंगा रिवर का, ये जो दी होली गंगा रिवर है, वहाँ के जो पानी है, वहाँ का जो वाटर है, उसमें कभी भी वो स्पॉयल नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई द गंगाज वाटर डज नॉट स्पॉयल, क्यों, व्हाई डज द गंगाज वाटर नॉट स्पॉयल? जो गंगा नदी का पानी है वो स्पॉयल क्यों नहीं करता है, वो ख़राब क्यों नहीं होता है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसकी वजह से स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज की वजह से। स्टूडेंट, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो एक, जैसे कि आप अपने घर में भी सुनते होंगे, बहुत तरीके से मतलब डिबेट था, इंडिया के लोग होली रिवर की बात करते थे, वहाँ पे कहते थे इसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते थे। तो साइंटिस्टों ने सोचा ऐसा क्या है गंगा के पानी में जो यहाँ पे कीड़े नहीं पड़ते हैं। एक तो कंसेप्ट ये है कि वो गंगोत्री से पानी आता है, तो वो जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उनके थ्रू जो मेडिसिनल डिफरेंट मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स उस वाटर में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। एक ये भी एस्पेक्ट है, इसे भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इससे भी पुख्ता आंसर ये है कि गंगा वाटर के अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं। जी हाँ, कौन पाए जाते हैं? एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरियोफेज आर आल्सो नोन एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। कह सकते हैं आप बैक्टीरियोफेज को आप एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल एजेंट कह सकते हैं, बिकॉज दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस के बारे में आपको पता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं वायरसेस। स्टूडेंट, ये जितने पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज किया करें। जो भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ एकदम, एक्चुअली मैं साइंस को, बायोलॉजी को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये जो बड़ी बड़ी सी लैंग्वेजेस आपको बुक में दिखती हैं उसे मैं एकदम सिंप्लीफाई करता हूँ। प्लीज़ उसे आप वीडियो को जैसे ही आपको पॉइंट समझ में आया आप पॉज करिए और उसे कॉपी पे नोट करिए। क्लियर? क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस बना पाना प्रैक्टिकली फिर अपलोडिंग में भी इशूज़ आते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग केयरफुल रहें, चीज़ों को नोट करते चले ना। सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। समझ पा रहे हैं? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पर समझें, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को लिखते रहूँ, बट आप समझ पा रहे हैं कि नोट डाउन करते रहना सेल्फ से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसडक्शन आपको समझ में आ गया। बैक्टीरियोफेज क्या है स्टूडेंट्स? अ वायरस विच हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो होस्ट कैसा है यहाँ पर? बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसे अपन इरेज कर लें। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक नोट किया। एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में और नोट करके यहाँ पे नोट डाल के लिख लें। क्या नोट करके लिखेंगे? नोट कॉपी पे मेंशन करें और लिखें क्या? ओके, यू कैन राइट व्हाट? द गंगा वाटर इज नॉट, लिख लीजिए इस तरीके से,
दी गंगाज वाटर, नोट करके इस तरीके से लिखेंगे, नोट करके, दी गंगाज वाटर डज नॉट कॉन्टामिनेटेड, स्टूडेंट कॉन्टामिनेटेड का मतलब दूषित होना, डज नॉट कॉन्टामिनेटेड विद बैक्टीरिया, जो गंगा नदी का पानी है वो कभी भी कॉन्टामिनेटेड नहीं होता है, दूषित नहीं होता है, किससे स्टूडेंट्स, डज नॉट कॉन्टामिनेटेड विद द बैक्टीरिया, किससे नहीं कॉन्टामिनेटेड होता है, बैक्टीरिया से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई, सर ऐसा क्यों होता है? तो आंसर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, अभी भी आप लोगों ने पढ़ा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखना है कि जो गंगा नदी का पानी है उसमें कभी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, जीवाणु ग्रो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन अराइजेज व्हाई ना, तो अलग अलग रीजंस थे, लोग कहते थे कि वहाँ पे कोई ऋषि मुनि है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। द कंसेप्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसकी प्रेजेंस की वजह से स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस की वजह से। बैक्टीरियोफेज क्या है? अ वायरस विच हैव एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बात समझ में आ गई जी, इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आइए अब हम लोग मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। तो यहाँ से इतनी देर के डिस्कशन से आपने काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स अपने रॉक सॉलिड किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरी तरीके से कंसेप्ट पर बेस है, और आप यूँ कह लें कि सबसे टेक्निकल पॉइंट्स या फिर सबसे डिफ़िकल्टीज जो स्टूडेंट्स को होती है वो जेनेटिक्स के पोर्शन में और मॉलिक्यूलर बेसिस पे ही होती है। तो मैंने कोशिश की है कि बायोलॉजी को एकदम सिंप्लीफाइड कर सकूं आपके लिए। तो प्लीज़ समझते हैं हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले किसी एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको क्या समझना चाहिए? वाई, क्यों कर रहे हैं? इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और प्रोटीन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो प्यूरिफिकेशन, वो बोल रहे थे हमने डीएनए को प्यूरिफाई किया। साइंटिफिक कम्युनिटी में एक ग्रुप था जो इस बात से एग्री नहीं कर रहा था, साइंटिस्ट कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। तो उनका कहना था जो आपने डीएनए प्यूरिफाई किया है उसमें थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ही क्या प्रेजेंट है? आरएनए या प्रोटीन प्रेजेंट है, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन है। तो इसलिए हर्से और चेज ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोई भी डाउट नहीं रह गया साइंटिफिक कम्युनिटी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच एक्सपेरिमेंट टोल्ड यू डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोल्ड करके पूछा जाए बोर्ड में कि कौन सा एक्सपेरिमेंट ये बताता है, ये इस्टेब्लिश करता है, ये स्थापित करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो आप किस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कहा था, लेकिन वो वेल प्रूव नहीं किया था। तो आप किस एक्सपेरिमेंट को बताओगे? हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट को। तो आपको समझ में आ रहा है ये वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया को ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो कैसे पता चला, इस बात को समझते हैं कि हर्से एंड चेज ने ऐसा क्या किया। इस तरीके से समझें आप क्यूरियोसिटी को बना करके कि हर्से एंड चेज ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके लिए इनका डिस्कशन हमारी एनसीईआरटी में होने लगा और मुझे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही। हर्से एंड चेज ने ऐसा क्या किया, तो ध्यान से समझते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट दिया वो कौन सा? ट्रांसडक्शन आप समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो स्टूडेंट्स इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, इस बात को समझते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना है तो आपने अपनी लैब में देखा होगा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट आप करोगे किस पे? कुछ ऑर्गेनिज्म पे करोगे, उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इकोलाई। इन्होंने किसका यूज़ किया स्टूडेंट्स? इकोलाई का। स्टूडेंट इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई, इको-R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया? इकोलाई का यूज़ किया।
ये इकोलाई क्या है स्टूडेंट्स? एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। पढ़ा है आपने क्लास 11th में? इकोलाई क्या है? एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। आप सिर्फ बैक्टीरिया ही याद रखें, इतना भी गुड इनफ है आपके लिए। क्लियर? फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज का। किसका यूज़ किया स्टूडेंट्स इन्होंने? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज कौन सा इन्होंने यूज़ किया है स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा बैक्टीरियोफेज स्टूडेंट्स? T2 बैक्टीरियोफेज। इसी को टी इवन बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। तो आपको सिंपली मैं अगर T2 फेज बोलूँ, T2 फाज बोलूँ, तो आपको समझ जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज की। क्लियर है? अब इन्होंने स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज में क्या देखा, बैक्टीरियोफेज को क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहली बात ना, क्वेश्चन ये भी तो है कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को सर क्यों यूज़ किया, वाई? ये भी क्वेश्चन है कि सर इन्होंने बैक्टीरिया को क्यों यूज़ किया। बात समझना, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को क्यों यूज़ किया, इकोलाई को क्यों यूज़ किया, इन्होंने इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स क्या यूज़ किया है, कल्चर मीडियम यूज़ किया है। कल्चर मीडियम के साथ साथ इन्होंने किसे यूज़ किया है? रेडियो आइसोटोप्स को। रेडियो आइसोटोप्स को किसे यूज़ किया है स्टूडेंट्स? रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सर रेडियो आइसोटोप्स क्यों यूज़ किया। क्लियर? इसके बाद में इन्होंने स्टूडेंट्स और क्या यूज़ किया? इन्होंने यूज़ किया कल्चर मीडियम एट्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इन्होंने यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम ये समझते ही नहीं है कि वाई दिस थिंग्स आर यूजिंग, और इस तरीके से सच में हमें कोई पढ़ाता समझाता भी नहीं है कि सर वाई एंड हाउ कैसे क्लियर करें। और अधिकतर लोग जो कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ाने लगते हैं, तो वो कहते हैं वाई एंड हाउ क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि कैसे क्लियर करें। तो आज की क्लास में आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हों तो आपने ये चीज़ कॉमन पाई होगी, मैंने हमेशा आपको पढ़ने से ज़्यादा मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, वाई एंड हाउ क्लियर किया है। क्लियर? और नीट के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, वो आज भी कराऊंगा। क्लियर? तो कंसेप्ट इज़ दैट आप अच्छे से चीज़ों को समझें, वाई एंड हाउ क्लियर करें कि क्यों कर रहे हैं और सर कैसे कर रहे हैं। ये हर एक सब्जेक्ट के साथ है, सिर्फ बायो के साथ नहीं है। मैं आपको अगर मार्फोलॉजी भी पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर भी बताऊंगा कि हाउ, कि सूट का मॉडिफिकेशन हुआ तो कैसे। क्लियर? तो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसी पे फोकस कर लें। तो यहाँ पर कल्चर मीडियम इन्होंने यूज़ किया, तो सर क्यों यूज़ किया? तो स्टूडेंट्स एक एक चीज़ का आंसर आप खुद बताओगे मुझे। यहाँ से कहाँ से शुरू करें हम स्टोरी को? बैक्टीरियोफेज के साथ। बैक्टीरियोफेज क्या है स्टूडेंट? एक वायरस है। सर इस वायरस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? कुछ इस तरीके का। ये बैक्टीरियोफेज का स्टूडेंट क्या है? स्ट्रक्चर है। सर आप तो बताने जा रहे थे कि बैक्टीरियोफेज इन्होंने यूज़ क्यों किया, पहले मुझे आप यही बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मैं बता दूंगा। स्टूडेंट ध्यान से समझना मेरी बात। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसके पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बस। कौन सी दो चीज़ें? एक तो इसके पास प्रेजेंट होता है डीएनए, और दूसरी कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? स्पाइक्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पाइक्स। अब आप कहोगे सर स्पाइक्स हैं तो प्रोटीन क्या? दूसरी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। बैक्टीरियोफेज वायरस में सिर्फ दो ही चीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? एक डीएनए प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को क्यों यूज़ किया। ये मैंने स्टूडेंट किसका स्ट्रक्चर बनाया है? बैक्टीरियोफेज का। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है किसका स्टूडेंट? बैक्टीरियोफेज का। इस बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में आप समझ पा रहे होगे बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यहाँ से आपको दो बातें सीखनी है। क्या? कि बैक्टीरियोफेज की बॉडी में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। वो कौन कौन से? एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। अब कुछ स्टूडेंट्स जो रिपीटर बैच के हैं वो भी, अगर उनके पास भी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी तो वो सोचेंगे कि सर इसे कॉलर बोलते हैं, इसे स्पाइक्स बोलते हैं, इसे प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं। आप पढ़ोगे यार, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लें कि ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलोगे आप? इट इज़ वॉट? इसे बोलोगे प्रोटीन कोट, इसे आप क्या बोलोगे? कॉलर, इसे आप क्या बोलोगे? स्पाइक्स, जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस अटैच करेगा किसी भी सरफेस पर।
दीज आर द स्पाइक्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान से समझें, तो ये स्पाइक्स किसकी बनी है? प्रोटीन की। प्रोटीन कोट किसकी बनी है? प्रोटीन की। और कॉलर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। तो ऑब्वियसली दो ही चीज़ तो हुई, डीएनए और प्रोटीन। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें। स्टूडेंट, ये किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे? किसकी सरफेस के ऊपर? इकोलाई की सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? इकोलाई के ऊपर। अब स्टूडेंट, पहला आंसर मैंने आपको दे दिया है, अगर आप समझ पाएँ। हर्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को क्यों यूज़ किया? बिकॉज बैक्टीरियोफेज हैव डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है। किसे इन्फेक्ट करता है स्टूडेंट? ये इन्फेक्ट करता है इकोलाई को, यानी कि किसी भी बैक्टीरियल सेल को। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, आपने देखा होगा अभी कोविड के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन 14 डेज़ या 15 डेज़ किए जाएंगे, फिर उसके बाद बढ़ाया गया। फर्स्ट टाइम जब कोविड इंडिया में रिपोर्ट हुआ था, देन लॉकडाउन रेगुलरली बढ़ाया जा रहा था। तो बार बार आप न्यूज़ चैनल्स पे सुनते थे कि वायरस की चेन को तोड़ना है। बार बार मोदी जी भी बोलते थे कि वायरस की चेन को तोड़ना है। तो आपने कभी सोचा कि ये वायरस की चेन को तोड़ने का क्या मामला है? क्योंकि वायरस जो है ये कैसा है स्टूडेंट? ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। मतलब ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सर ऐसा कैसे? बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि बैक्टीरियोफेज या फिर कोविड वायरस या फिर कोई भी वायरस हो, चाहे वो टोबैको मोज़ेक वायरस हो या कोई भी वायरस हो दुनिया का, अगर वो वायरस है तो उसके अंदर खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट्स? खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा। वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, अपनी कॉपी नहीं बना सकता है, इसलिए उसे नॉन लिविंग कहते हैं। इसे लिविंग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये मल्टीप्लाई कर सकता है कब? जब वो किसी होस्ट के अंदर हो। जैसे ये वायरस बैक्टीरियोफेज है और ये इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ये इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ये किस तरीके से काम करेगा स्टूडेंट? होस्ट की तरीके से काम करेगा। और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेगा? ये ट्रांसफ़र करेगा अपने डीएनए यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा स्टूडेंट? इस इकोलाई के अंदर। पहले ये अपनी स्पाइक्स के थ्रू इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर आकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अटैच होने के बाद में ये यहाँ से अपने कॉलर को ब्रेक करेगा और इस डीएनए को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये डीएनए जो है ये जाकर के इकोलाई के डीएनए के साथ, सपोज ये इकोलाई का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए इकोलाई के डीएनए में जाकर इंसर्ट हो जाएगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं वायरस का जो प्रोटीन कोट है, जो प्रोटीन का मटेरियल है, वो बाहर रह जाएगा और डीएनए ही सिर्फ अंदर जाएगा। स्टूडेंट, आज के टाइम पे हमें ये बात पता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है? 1952 में। 1952 के पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें समझ में आया कि डीएनए इंटर होता है और प्रोटीन कोट इंटर नहीं होती। लेकिन ये कैसे किया गया, इसी बात को समझना है। आइए समझते हैं। तो आपने समझा कि इन्होंने किसका यूज़ किया स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज का। T2 का समझ में आ गया आपको क्यों यूज़ किया? बिकॉज डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट था। इन्होंने स्टूडेंट इकोलाई को क्यों यूज़ किया? आपको ये भी समझ में आ गया, बिकॉज कि इकोलाई या होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जनरली बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो आप किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हो। अब इकोलाई को ग्रो करना है तो आप किस में ग्रो करोगे? कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम हमने क्यों यूज़ किया? टू ग्रो इकोलाई। किस लिए स्टूडेंट्स? टू ग्रो इकोलाई। चेन को समझिएगा, हमने कल्चर मीडियम क्यों यूज़ किया? टू ग्रो इकोलाई, इकोलाई को ग्रो करने के लिए। अब बात आई कि सर हमने इकोलाई को क्यों ग्रो किया? इकोलाई को क्यों ग्रो किया? टू ग्रो व्हाट? बैक्टीरियोफेजेस। इकोलाई को क्यों ग्रो किया? ताकि हम बैक्टीरियोफेज को ग्रो कर सकें। बैक्टीरियोफेज को क्यों ग्रो किया? क्योंकि बैक्टीरियोफेज में डीएनए और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट हैं और ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ये हमारे लिए क्रेडेंशियल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ डीएनए और द प्रोटीन। आई थिंक आपके कंसेप्ट एकदम रॉक सॉलिड हो गए। क्लियर? तो कंसेप्ट क्या है? हमने कल्चर मीडियम क्यों यूज़ किया है? टू ग्रो इकोलाई, इकोलाई को ग्रो कराने के लिए।
और इकोलाई को क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपको पता है वायरसेस किसी होस्ट में ही ग्रो करेंगे। यहाँ पर वायरस कौन है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को किस में ग्रो कराएंगे? इकोलाई पर। क्लियर? अब बात आई सर इकोलाई समझ में आ गया, बैक्टीरियोफेज समझ में आ गया, कल्चर मीडियम भी समझ में आ गया, सर ये रेडियो आइसोटोप्स का क्यों यूज़ किया गया? यही बात है ना। तो ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है कि डीएनए ट्रांसफ़र हुआ या प्रोटीन, नेकेड आई से ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें उस कंडीशन में भी हमें ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? बिकॉज डार्क में इनमें किसी तरीके की रेडियो एक्टिविटी या फिर ल्यूमिनेसेंट नहीं होता है। तो हम इनको देख पाएँ इसलिए हम इनको क्या करते हैं? लेबल करते हैं, लेबलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स में रेडियो एक्टिविटी होती है जिससे कि ये प्रॉपरली इजीली विजिबल हो जाते हैं। क्लियर? तो हम रेडियो आइसोटोप्स के कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। इसे इरेज कर दें स्टूडेंट, इन्हीं को आप समझ के तुरंत हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट 2 मिनट में समझ जाओगे। तो जस्ट पेशेंस के साथ समझते रहिए। आपने रिक्वायरमेंट में समझ लिया इकोलाई क्यों यूज़ किया है हमने बैक्टीरियोफेज क्यों यूज़ किया, हमने कल्चर मीडियम क्यों यूज़ किया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बैक्टीरियोफेज समझ में आ गया। क्लियर? अब हमें समझना है कि सर इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स क्यों यूज़ किया? रेडियो आइसोटोप्स स्टूडेंट ध्यान से समझना, इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स क्यों यूज़ किया है? वाई दे यूज़ रेडियो आइसोटोप्स? फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन। फॉर विजुअलाइजेशन लिख लें, आप समझ जाएंगे किस लिए किया था इन्होंने, विजुअलाइजेशन के लिए। स्टूडेंट आपको पीडीएफ मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड की जाएंगी जो कि एकदम इजी लैंग्वेज है, और वो भी मैंने इस पॉइंट से डिज़ाइन की हैं कि बोर्ड में अगर टॉप करना है तो कैसे लिखें, और अगर नीट में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो जो ट्रिक्स हैं उनके साथ भी मैं आपको शेयर करूंगा। कंसेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने रेडियो आइसोटोप्स क्यों यूज़ किए? फॉर विजुअलाइजेशन। फॉर विजुअलाइजेशन किस लिए स्टूडेंट्स? फॉर विजुअलाइजेशन, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। किस चीज़ के लिए यूज़ किया हमने स्टूडेंट्स? विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें, देख सकें प्रोटीन या फिर डीएनए मॉलिक्यूल को। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर आपको पता है रेडियो आइसोटोप्स में क्या होंगी? रेडियो एक्टिविटी होंगी। इन्हीं रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम किसी भी मतलब जो हिडन मतलब जो डार्क पोर्शन में जो कोई भी सब्सटेंस है उसे हम विजुअलाइज कर पाएंगे रेडियो आइसोटोप्स की हेल्प से। तो यहाँ पर जो इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? 2 रेडियो आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? फास्फोरस 32 और दूसरा रेडियो आइसोटोप स्टूडेंट कौन सा है? S35। S35 समझते हैं आप लोग? P स्टैंड फॉर द फास्फोरस एंड S स्टैंड फॉर द सल्फर। अब फास्फोरस 32 से इन्होंने स्टूडेंट किसे लेबल किया? इन्होंने लेबल किया है डीएनए को। किसे लेबल किया है स्टूडेंट? डीएनए को। और S35 से इन्होंने स्टूडेंट किसे लेबल किया है? इन्होंने लेबल किया है प्रोटीन को। किसे लेबल किया है स्टूडेंट? प्रोटीन को। स्टूडेंट ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए। S35 से आप डीएनए को लेबल नहीं कर सकते हैं, P32 से प्रोटीन को लेबल नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझें। आपको पता है डीएनए किसका बना है स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। जो फास्फेट है यानी कि जो फास्फोरस है कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए में या प्रोटीन में? ऑफ कोर्स डीएनए में। तो जब फास्फोरस कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए में, तो हम इसकी लेबलिंग किससे करेंगे? P32 से। कंसेप्ट क्लियर? और आपको पता है प्रोटीन के अंदर प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं, कौन कौन सी? मेथियोनिन और सिस्टीन। मेथियोनिन और सिस्टीन 2 सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो ऑब्वियसली प्रोटीन किसकी बनी है? अमीनो एसिड की। 2 सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? मेथियोनिन एंड सिस्टीन। तो आप लोगों को कंसेप्ट पता है प्रोटीन किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और आपको पता है 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आपसे नीट में पूछा जाएगा कि कौन से 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलानिन या मिथियोनिन। आप बता पाएंगे मिथियोनिन। तो आपको याद रखना है सल्फर कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो नोट डाउन कर लें। सल्फर
समझ जाओगे आप। सल्फर किन दो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होती है, आप लिख लें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। जी हाँ, कौन कौन से स्टूडेंट, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ये दो अमीनो एसिड हैं, ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, सल्फर। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने पहला पॉइंट सीखा रेडियो आइसोटोप्स को क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ को हम देख पाएँ इसलिए हम किसे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रेडियो आइसोटोप्स को। कंसेप्ट क्लियर। कौन से दो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए इन्होंने, फास्फोरस 32 और S35। सर फास्फोरस 32 क्यों यूज़ किया, फॉर द लेबलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को क्यों लेबल किया फास्फोरस से, बिकॉज डीएनए हैव अ फास्फोरस इन न्यूक्लियोटाइड, पढ़ा है हमने। दे लेबल्ड S35 यानी कि सल्फर से किसे लेबल किया है स्टूडेंट, प्रोटीन को। तो प्रोटीन की लेबलिंग के लिए सल्फर क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड के, और दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो आपने कॉपी पे नोट डाल के लिख लीजिए क्या, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर, वहाँ पर एग्जाम्पल में याद रखेंगे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। आपका नीट का क्वेश्चन है। अब आपसे नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि हर्से एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इन्होंने ये जो फास्फोरस और सल्फर का यूज़ किया, फास्फोरस और सल्फर के प्लेस पे ये नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते थे, ऑफ कोर्स कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नाइट्रोजन का यूज़ क्यों नहीं किया, कैन यू टेल मी। ओके, नो आइडिया। तो ध्यान से समझें क्यों नहीं कर सकते थे। स्टूडेंट, नाइट्रोजन इज फाउंड इन बोथ डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। ध्यान से सुने, आपसे नीट में पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के रेडियो आइसोटोप्स क्यों नहीं यूज़ कर लिए हर्से एंड चेज ने ड्यूरिंग हिज ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो आप बता पाओगे कि हर्से एंड चेज ने नाइट्रोजन को नहीं यूज़ किया बिकॉज नाइट्रोजन इज फाउंड इन बोथ डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लें। हर्से एंड चेज डिड नॉट यूज नाइट्रोजन रेडियो आइसोटोप्स because nitrogen is found in both DNA as well as protein। जब नाइट्रोजन दोनों में प्रेजेंट है तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि डीएनए है या फिर प्रोटीन। बात समझ में आ गई। तो इसे अपन इरेज कर लें। तो आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया कौन सी चीज़ इन्होंने क्यों यूज़ की। स्टूडेंट्स, फिर आता है क्या कंसेप्ट स्टूडेंट्स, स्टेप्स। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने डस्टलेस चौक के लिए बोला था, मैं फिर से बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आइए वापस। सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपन वापस आते हैं फिर से कंसेप्ट पर। स्टूडेंट्स, इन्होंने 3 स्टेप्स परफॉर्म किए थे। 3 स्टेप्स परफॉर्म बाय द हर्से चेज। 3 स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय हर्से चेज, बाय हर्से चेज। 3 स्टेप्स कौन से परफॉर्म किए हैं हर्से चेज ने। फर्स्ट वाज, पहला क्या है स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन। सेकेंड वन इज द ब्लेंडिंग एंड थर्ड वन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्यूगेशन पूरा लिख लेते हैं जी। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म किए थे। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे नीट के एग्ज़ाम में इनके सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं। सीक्वेंस में वो क्या पूछेंगे, वो आपको रीअरेंज करने को दे देंगे। पहले ब्लेंडिंग दे देंगे, फिर इन्फेक्शन दे देंगे, फिर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन दे देंगे। तो आपको याद रखना है क्या, CBI। क्या याद रखना है, CBI। ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, CBI। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ पर हम कैसे चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे। पहले क्या किया गया, इन्फेक्शन, फिर क्या किया गया, ब्लेंडिंग,
और लास्ट में सबसे क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको मैंने कोड याद कराया है कि आप एग्ज़ाम में या फिर नीट में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो कि इन्फेक्शन कराया पहले या ब्लेंडिंग कराया या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि सबसे पहले क्या कराया इन्होंने, इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। कोड क्या है, CBI। याद ये रखना है कि ये जो CBI है इसे अपोजिट में पढ़ना है। सी कब सी कौन सा स्टेप होगा, थर्ड, बी कौन सा स्टेप होगा, सेकंड, आई कौन सा स्टेप होगा, फर्स्ट। कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले क्या किया, इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो ये 3 स्टेप्स थे, आपको अरेंज करने को बोल देंगे कि कौन सा पहले किया कौन सा बाद में। आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो प्लीज़ आपको याद रखना है CBI, और यहाँ पर याद रखना है फर्स्ट स्टेप कौन सा था, इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप कौन सा था, ब्लेंडिंग, थर्ड स्टेप क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर। दीज आर द 3 स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय द हर्से एंड चेज ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, इन्फेक्शन में सबसे पहले क्या कराएंगे, ये ग्रो कराएंगे 2 कल्चर मीडियम में। बैक्टीरियोफेज को पहले रेडियो लेबल्ड करेंगे, किससे, S35 से और P32 से। रेडियो लेबलिंग करने के बाद ये क्या कराएंगे, इन्फेक्शन कराएंगे। इन्फेक्शन कैसे कराएंगे, इनको प्रॉपरली अच्छे से पहले इन्फेक्ट करने देंगे ताकि ये स्पाइक्स के थ्रू इनके साथ अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद इनकी अच्छे से ब्लेंडिंग कराएंगे, खूब तेज़ी से घुमाएंगे इन्हें ताकि ये मिक्सिंग हो जाए। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज का मतलब, सेंट्रीफ्यूज हम क्यों करते हैं, कोई भी 2 कंपोनेंट को मतलब आपस में अलग करने के लिए। जब ये सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आती हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ोगे इस तरीके से। सपोज इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इस तरीके से कोई सॉल्यूशन है, इसे खूब तेज़ी से अगर हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारी ट्यूब्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जो लाइटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए इनको हम क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। जी हाँ, ये NCERT में आपके लैंग्वेज यूज़ की गई जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। क्लियर। और जो ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हुए मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पिलेट। क्लियर। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, 3 स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें। 3 स्टेप्स हैं, इन्फेक्शन है, ब्लेंडिंग है और सेंट्रीफ्यूगेशन है। जब इन्हें आप इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको आपकी NCERT में एक डायग्राम देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स उस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। क्लियर। उस डायग्राम को मैं अभी नहीं ड्रा कर रहा हूँ, बट एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट को समझ लीजिए। वो 3 स्टेप जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर लास्ट में इन्फेक्शन होगा, ब्लेंडिंग होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। उसके बाद में लास्ट में आप क्या देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड रेडियो एक्टिविटी जो डिटेक्ट होगी वो P32 की कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, P32 जो फेज है इनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहाँ पर डिटेक्ट हो रही होगी, आपके DNA में। P32 कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि DNA में। तो इसकी रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। कहाँ पर देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, इनसाइड द सेल। ध्यान से समझें कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगी वो P32 फेज की वो DNA पर होगी। P32 क्योंकि कहाँ पर लेबल्ड होगा, DNA पर। जब ये DNA पर लेबल्ड है तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ होगी, DNA ही ट्रांसफ़र होगा। जो फेज वायरस है इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने समझा था, ध्यान से समझ लें मेरी बात, ताकि आपको NCERT का वो डायग्राम क्लियर हो जाए जो आपको काफ़ी टाइम से नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, इकोलाई है। ये अपना क्या है, इकोलाई है। ये इसका क्या है, प्रोटीन कोट है। आपको पता है इस प्रोटीन की लेबलिंग हमने किससे की है, S35 से। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो यहाँ पर एक DNA प्रेजेंट है, इस DNA की लेबलिंग हमने किससे की है स्टूडेंट, ये क्या है हमारा DNA है। इस DNA की लेबलिंग हमने स्टूडेंट किससे कर रखी है, P32 से। क्लियर। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी,
ये हमें नहीं पता आज तो हमें पता है डीएनए ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कैसे पता चला? जब इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो लास्ट स्टेप में एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफ़र हुआ है? डीएनए। ये डीएनए ट्रांसफ़र हुआ, ये वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर, कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल कौन सी है? इकोलाई की। इकोलाई के सेल के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली वो किसकी थी? P32 की। किसकी रेडियो एक्टिविटी थी? P32 की रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, एक्टिविटी देखने को मिली। क्लियर? अब बात आई कि सर ये S35 की रेडियो एक्टिविटी कहाँ गई? S35 की एक्टिविटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सुपरनेटेंट में। कहाँ पर देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स? सुपरनेटेंट में। बात समझ में आ गई आपको? तो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगी वो किसकी डिटेक्ट होगी? इनसाइड द सेल फास्फोरस की। किसकी डिटेक्ट होगी स्टूडेंट? फास्फोरस की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके सारे कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए होंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।